बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से। रियल एस्टेट में जो इश्यूज़ आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे कि उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए वो बातें करेंगे जो आपके कंसर्न्स हैं, जो आपके सवालात हैं, जो मसाइल आपको दरपेश हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज़ हैं, एक आम आदमी की इन्वेस्टमेंट को किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिक्योर करती है, पाकिस्तान के इदारे सिक्योर करते हैं। हम इस प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, जो कि एक असासा है पाकिस्तान का। जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खा वो रेजिडेंशियल हो या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उनको किस तरह से सिक्योर किया जाता है और किया जा सकता है। हम इस प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे कि कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको बेहतर होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस के हवाले से कि एक आम आदमी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो वेरीफाई किस तरह से करे, कौन से इदारे हैं ऐसे जहां से वेरिफिकेशन किसी भी प्रॉपर्टी की हो सकती है, और ख़रीदारी के वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे किन शिकों का होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कौन सी ऐसे मामलात हैं जो रिटर्न होने चाहिए, कानूनी राय होनी चाहिए। हमें लाजमी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, इनफैक्ट मैं यूँ कहूँगा ख़रीदते और बेचते हैं, तो आप कानूनी तौर पर कितने मजबूत हैं, लिहाजा आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना किया जा सके। और इसके साथ साथ चूँकि कब्जे की बात हुई है तो हम प्रोग्राम में ये भी सवाल शामिल करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, ख्वाह वो ओपन किसी लैंड में है या फिर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में है, तो उस कब्जे के अगेंस्ट आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं, आप किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें कानूनी राय क्या है। लिहाजा हम ये तमाम तर चीज़ों को कवर करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में कुछ हम बात करेंगे, इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, नए साल की आमद है, लिहाजा हम बात करेंगे कि 2024 के क्या असरात होंगे रियल एस्टेट सेक्टर पे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कानूनी तौर पर आने वाला जो वक्त है उसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। प्रोग्राम में मुझे जो मेहमानान ग्रामी ने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवाता जाऊँ। सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब ने, जो कि माहिर कानून है। सफदर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है खुर्रम शहजाद साहब ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सफदर साहब, आप जानिब आऊँगा। रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो नया साल की आमद है 2024। 2024 में हम क्या देखते हैं कि रियल एस्टेट में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो एक रियल एस्टेट का बिजनेस जिस पे अरूज आया हुआ है और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें मेन चीज़ तो शायद सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं हो रही कि हम अपनी एग्री लैंड को जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हम एक एग्री कंट्री हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपना एग्रीकल्चर जो है ना तबाह कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि बैलेंस अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि ज़रूरत भी है कि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं विलेजेस से शहरों में, उनको आपने जगह भी देनी है, उन्हें रहना भी है, उनके लिए आपने हाउसिंग कॉलोनीज, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनानी है। इस चीज़ से भी कोई कतई नज़र इनकारी नहीं। और अब आने वाले वक्त में जो मैं फील करता हूँ 2024 में कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा हमारे यहाँ। चूँकि ये भी एक फैक्ट है कि चेंज या तब्दीली एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर कोई पसंद करता है, लेकिन स्पेशली इन हालात में जो ये घर चेंज करना, नया घर बनाना, घर रेनोवेट करना, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, हर एक का ख्वाब है। उस ख्वाब की तामील के लिए हम जितने ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं, उसकी कोई दुनिया में शायद मिसाल नहीं मिलती है। और अब अगर देखेंगे आने वाले वक्त में, तो जो उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि जहाँ इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, उसके साथ हम इसमें जो फ्रॉड है उसको नहीं रोक पा रहे। मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के पास जगह ही नहीं है, उसने इतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाई है, इतना अच्छा एडवर्टाइज कर रहा है, मौके पे ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो मिलियंस और बिलियंस रुपीस आवाम से इकट्ठे करता है और जो चला जाता है। और उसके बाद इस पे चेक नहीं है हमारा
पूरी बिल्कुल दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपके पास चीज ही कोई नहीं है तो आप उसकी मलकियत शो करके लोगों को लूटना शुरू कर दें। बिल्कुल पीरजादा साहब, मैं इसी हमारे जानिब यहाँ आना चाह रहा था कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी हो जाती है, या हमारे पाकिस्तान का कानून इसमें क्या कहता है, हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। मगर इंशाल्लाह इस पर आगे बात करेंगे। हमें खुरम शहजाद साहब ने चूँकि प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तो यही सवाल उनसे भी करूँगा। खुरम साहब, 2024 में आप इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी पे आपकी नज़र है, तो और इकोनॉमी का बड़ा गहरा ताल्लुक है रियल एस्टेट के साथ, तो आप कहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी को? ये आया हेल्पफुल साबित होगी हमारी इकोनॉमी के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखें, रियल एस्टेट जो है वो एक अच्छी एसेट क्लास है इन्वेस्टमेंट के लिए, और दो तरह से इसमें जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। एक तो एज एन एसेट क्लास यूज़ होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, दूसरा ये होता है कि उसके अंदर फिर रहने के लिए भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ासकर उन कंट्रीज़ में जहाँ पे हाउसिंग की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड हमेशा रहती है। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे हाउसिंग की जो यूनिट्स हैं, अभी मैं कमर्शियल बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल की, तो हाउसिंग की जो यूनिट्स हैं तकरीबन 10 मिलियन है जो ठीक है। शॉर्टेज है बेसिक, यानी कि 10 मिलियन की हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है, जिसमें अगर शहरों और गाँव की बात करें तो उसके अंदर जो है अगर आप शहरों की बात करें तो तकरीबन कोई 3.5 मिलियन यूनिट्स की शॉर्टेज है, और अगर आप गांव देहात की बात करें तो तकरीबन कोई 6.5 मिलियन घरों की जो है वो शॉर्टेज है। तो मेरे ख्याल में 2024 हो या 2025 हो या कोई भी साल हो, ये शॉर्टेज हमने पूरी करनी है, और इसमें डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। पिछली गवर्नमेंट ने भी की थी, उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ किया था। उसमें बेसिकली हाउसिंग स्कीम्स में होता ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म इसमें फाइनेंसिंग की नीड्स होती है। मॉर्गेज आपने सुना होगा, मॉर्गेज एक इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिसमें बैंक्स जो हैं इंडिविजुअल्स को घर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो लोन्स देते हैं, जिसके अंदर 20 साल की 25 साल की होती है। पाकिस्तान में ये बहुत कम है, बहुत ना होने के बराबर है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उससे पहले कुछ गवर्नमेंट्स ने कोशिशें की, लेकिन ये है कि उस हद तक नहीं हो सका जिसमें होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रूम है, बहुत ज़्यादा इसको कैपिटलाइज किया जा सकता है एक प्रॉपर स्कीम के थ्रू, प्रॉपर फाइनेंसिंग के थ्रू, फंडिंग के थ्रू। 2024 हो या उससे आगे हो, हमें इन शॉर्टेज को पूरा करना है। तो ये शॉर्टेज कैसे पूरा होगा, ये एक पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पीरजादा साहब, जिस तरह खुरम साहब ने बात की कि शॉर्टेज है बहुत घरों की, तो पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर बंदा ही लिंक्ड है कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के साथ, चूँकि हर एक की ज़रूरत है अपना घर। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है जी, इसमें हमें कानून पता हो कि हमने ख़रीदते वक्त क्या पासदारी रखनी है कानून की, तो महफूज सरमायाकारी भी हो। तो हमारा पाकिस्तान के कानून क्या कहता है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से किस तरह बच सकते हैं? सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि एडवर्टीजमेंट सिर्फ उस चीज की होनी चाहिए। हमारे यहाँ कानून में लेकुनाज है, वीकनेसेस हैं, कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। लेकिन आवाम के लिए ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे आपने टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट देखी है, एक एड देखी है कि फलां सोसाइटी है, उसने इतना फेबुलस किस्म का एंट्री गेट है, इतने खूबसूरत आलीशान उसके टावर हैं, घर हैं। आप एक दफा फिजिकली उसको विजिट तो कर लें। ठीक है। आप सिर्फ दफ्तर जाके उसकी फोटो देख के ना खरीदें, फिजिकली देख लें कि कहीं जमीन पे जो प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं, जो फ्लैट आप लेना चाह रहे हैं, उसका वजूद मौजूद है। अगर सिंपल ये काम कर लें तो आपके मोर देन 50% फ्रॉड इस पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और इस पे ऑनरेबल कोर्ट्स को और इस पे तमाम अदारों को एक्शन लेना चाहिए कि एड तो उस चीज की दी जा सकती जो एग्जिस्ट करती है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसकी एड क्यों दी जाती है। तो इसका कानून मौजूद है कि एडवर्टाइजमेंट उसी प्रोडक्ट की हो जो ऑन ग्राउंड रियलिटी हो जिसकी, इसके हवाले से क्या बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कानून हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा। कि आप वर्चुअल रियलिटी को इनकार कर दें या आप वर्चुअल कोई फुटेज बना के, फोटो बना के तो उसको ले जाएं। आप अब नाम लेना मुनासिब नहीं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में, कई सोसाइटियों का लीगल एडवाइजर भी हूँ, तो सभी सोसाइटियों ने बदकिस्मती से यही किया हुआ है कि उनका ऑन ग्राउंड कुछ और होता है, शो वो और करते हैं। और हमारी जो अवाम है वो रातों रात घर के मालिक बनने के चक्कर में, रातों रात इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनने के चक्कर में, रातों रात अपने पैसे डबल करने के चक्कर में वो पैसे फंसा बैठते हैं। उसके बाद वो सोसाइटी तो कुछ देती नहीं, जो बाकी पूंजी जमा पूंजी होती है वो पुलिस और वकील के हाथे चढ़ जाती है और उसके लिए अजाब बन जाता है। और इस इशू में सबसे आसान जो विक्टिम हैं वो हमारे वो भाई हैं, वो फैमिलीज हैं
जो बाहर सेटल्ड हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उनको यहाँ का पता नहीं। वहाँ पे बाहर के ममालिक में ऐसा कोई फ्रॉड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर दे कि किसी को घर बेच दे, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी कर दे और वो घर हाँ। ज़मीन पे, रुए ज़मीन पे मौजूद ही और ना बिल्कुल हो। जी, ये एक किस्म प्रॉपर और रजिस्टर्ड किया जाता है किसी भी रियल्टर को बाहर के ममालिक में, और ये बड़ा ज़रूरी है कि इसमें फ़र्क किया रियल्टर जा को सके। रजिस्टर्ड करके उसको मिनिमम 9 मंथ की ट्रेनिंग है, जी मैक्सिमम हाँ। 3 साल की है। हम्म 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 9 मंथ की ट्रेनिंग से पहले वो रियल्टर कोई काम नहीं कर सकता, जितनी देर तक वो अपनी, और उसमें ये एथिक्स उसको पढ़ाए जाते हैं। हम्म और हमारे यहाँ तो आज किसी के पास पैसा आया, कल वो अगले कुल है, परसों जो है ना वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी लॉन्च कर दी है, तरसों उसकी ऐड आनी शुरू हो गई है। अल्लाह ला खैर सला। और एक और बात बड़ी अहम है, हमारी आवाम जो है वो चंद चीजों को कभी भी नहीं पढ़ती। हम्म नंबर 1, वकील के पास जाके वकालतनामा कभी नहीं किसी ने पढ़ा। नंबर 2, निकाहनामा कभी किसी ने पढ़ा। नंबर 3, जब मकान खरीदने जाते हैं तो उस एग्रीमेंट को कोई नहीं पढ़ता। जी जी खुदारा वो एग्रीमेंट पढ़े, आपको पता चले आप क्या खरीद रहे हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ एक बहुत बड़ी सोसाइटी, हम्म एक ग्रुप है बहुत बड़ा। ठीक है। आप उनका जब मकान खरीदते हैं तो वो देखें, उन्होंने लिखा हुआ है आपको यूजो फ्रक्ट दिया है। यूजो फ्रक्ट का मतलब है कि आपको इस्तेमाल के लिए जगह दी गई है, अच्छा, वो सोसाइटी ही ओन करती है। यानी पोजेशन नहीं आप दिया आपका गया, रिकॉर्ड सिर्फ मेरे रहने से, की जगह है। सिर्फ रहने की जगह है। अच्छा। हम कह रहे होते हैं कि हम उसके मालिक हैं, हम उसके मालिक हम्म। नहीं हैं। हमने उसका सिर्फ यूजो फ्रक्ट लिया है, इस्तेमाल लिया है। हम्म और वो इस्तेमाल, कल को वो बिल्डिंग गिर जाती है तो फिर भी वो सोसाइटी के पास चली जाती है, क्योंकि आपने यूजो फ्रक्ट लिया था। फोर्स मजोरे के तहत जो है एक कैलेमिटी आ गई है, सैलाब आ गया है, हाँ फ्लड हाँ आ हाँ, गया है, या उस बिल्कुल पे ठीक। आ गया है, जलजिला आ गया है, तो फिर भी उसके पास चली जाती है। हमारे यहाँ अव्वल तो एतबार नहीं करते, जब एतबार करते हैं तो अंधा एतबार अंधा करते हैं। ये एतबार दोनों करते हैं चीजें जी हाँ। एक्सट्रीम गलत हैं। और बिल्कुल आप पीरजादा साहब, उतना ये एतबार एतबार भी करें। करते हैं, और दूसरा ये है कि इंफॉर्मेशन की भी कमी है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है और उसमें कौन सी शिकें मैं अगली ज़रूरी बात हैं। यही कहने लगा था, आप अगली बात यही कहने बस लगा पीरजादा था। साहब, यहाँ हमारे वक्त हुआ है यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। आप कहीं मत जाइए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जब आपने सरमायाकारी करनी है तो किन बातों का ख्याल रखना है। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम हैं, मगर वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं और बड़े परेशान रहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद। मगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं हमेशा कहता हूँ वो पाकिस्तान का असासा हैं, लिहाजा हमने उनको सिक्योर करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। तो इसी पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और हमारे दूसरे मेहमान सफदर शाहीन पीरजादा साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पहले तो ये बता दीजिए कि इकोनॉमी में जो रियल स्टेट है इसका क्या किरदार है, इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रियल स्टेट का इकोनॉमी में। एक एसेट क्लास है, इसमें इसमें डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एंगल होता है जी हाँ। कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो उसमें ऑफ कोर्स रियल स्टेट एक सेंट्रल रोल होता है। रियल स्टेट को आप डेवलप करते हैं जी जी। उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। इसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल साइड है। खासकर कमर्शियल साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। और वहाँ पे रिटेल हो या होलसेल हो, एक पूरी सप्लाई चेन जो होती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और वो कमर्शियल जो है, जो रियल स्टेट होती है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल जो है ना रोल प्ले करती है, जिसके अंदर आप ये देखें कि फ्री जोन से लेकर साइड एरिया से लेकर और इंडस्ट्रियल जोन से लेकर और रिटेल मार्केट्स तक ये पूरी जो चेन होती है ये आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है, सर्विसेज को सपोर्ट करती है। तो देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसका रोल क्या हो सकता है या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मेन ये है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में रियल स्टेट क्या बन के रह गया है? क्या एक सिर्फ ग्रे मार्केट बन के रह गया है? कैश का जो है वो मार्केट बन के रह गया है? इनफैक्ट ये इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती है। हम ये करते हैं कि रियल स्टेट में हम जो है वो एमनेस्टीज दे देते हैं, और ये हुआ भी है। पिछले कई गवर्नमेंट्स ने रियल एस्टेट में एमनेस्टी दी है, रादर देन ये
कि इस तरह के इंसेंटिव दे इन्वेस्टर्स को कि रियल स्टेट को डेवलप करके चैनलाइज किया जा सके इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और इससे जो है फायदा उठाया जा सके। तो हमने इसके ऑपोजिट किया है अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी वाइज। तो खुरम साहब क्या समझते हैं कि ये डेवलपमेंट से चूंकि बहुत से हम फायदे भी उठा सकते हैं, तो कहाँ पर कमी देखते हैं, कहाँ असल मसला कहाँ है? देखिए, मैंने वही कहा ना कि हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप देखें अर्बन प्लानिंग में कितने हिस्से होते हैं, एक शहर को डेवलप करने में कितने एंगल्स होते हैं। खासकर जैसे कराची की अगर हम बात कर लेते हैं, पोर्ट सिटी है, दुनिया के जितने पोर्ट सिटीज हैं वो एक्सपोर्ट्स के हब्स हैं। अगर आप और ट्रेडिंग के हब्स हैं। अगर आप अपने रीजन में नज़र दौड़ा लें, दुबई की बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें, हांगकांग की बात कर लें, इस्तांबुल की बात कर लें, मतलब इंडिया की बात कर लें, आप देखिए चाइना की बात कर लें, शंघाई की बात कर लें, कि कितना ज़्यादा डेवलप किया जाता है पोर्ट सिटीज़ को, रियल स्टेट कितना ज़्यादा डेवलप होता है, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यूशंस बहुत बढ़ जाती हैं। और इन्वेस्टर आता है और फिर इन्वेस्टर जो है आके वहाँ पे रहता है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमने वो पॉलिसी वाइज एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लस जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका एक जो है वो अपने जो है उस तरह शेप अप नहीं कर सकी जो कि हमें करना चाहिए। आज भी बहुत जो है रूम है, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल में भी, डाउनटाउन्स को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल है रियल एस्टेट की डेवलपमेंट्स में, पॉलिसी का इस तरह से कि प्रोडक्टिव जो है डेवलपमेंट्स को पॉलिसीज में आप कमी देखते हैं। अभी इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे तो जरूर जानेंगे कि पॉलिसीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है गवर्नमेंट लेवल पर, इस पर भी बात करेंगे। पीरजादा साहब, आपकी जानिब आऊंगा। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जब हम एतबार करते हैं पाकिस्तानी किसी पर तो फिर अंधा एतबार करते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं पढ़ते, और चूंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स का असल मतलब ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है कि उसमें किन चीज़ों की कौन सी चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस पर रोशनी डालें कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रॉपर्टी बाइंग का, उनमें कौन सी शिकें ज़रूरी हैं, कौन से जो मामलात हैं वो लिखना ज़रूरी हैं? सबसे पहली बात ये अभी आपने कहा था कि अवेयरनेस नहीं है। असल बात वही है, एक अवेयरनेस नहीं है, ऊपर से खुशकिस्मती ये है कि हम उस अवेयरनेस के लिए तैयार भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे हम 2 करोड़ का घर खरीद रहे हैं और पूरी दुनिया में कानून ये है कि जब आपने घर खरीदना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वकील ने करनी है। ठीक है। हम और वो वकील की मैक्सिमम जो फीस है 1 से 3% है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ उसकी परसेंटेज डिटरमिनेट नहीं है, ये होनी चाहिए। पाकिस्तान में कुछ डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है। और वो वकील की जिम्मेदारी है, वो वकील उस घर के डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, उसकी हिस्ट्री चेक करेगा, उसके लोन चेक करेगा, उसका बैंक डिफॉल्ट चेक करेगा, उस पर लियन चेक करेगा, एनी बार है वो चेक करेगा, उसकी लिटिगेशन है वो चेक करेगा, ठीक है, उस पे किसी का इलीगल कब्जा है वो चेक करेगा। हम इन सब चीजों से आ रही हैं। जी हमें किसी ने कह दिया कि ये घर सस्ता मिल रहा है, हमने जाके उसको खरीद लिया, बाद में पता चला कि ये घर 10 लोगों और ने खरीदा हुआ है। सो जरूरत इस अमर की है खरीदते वक्त हम नहीं सोचते, खरीदते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है। खरीदते वक्त सबसे पहले आप एक एक्सपर्ट लायर जो प्रॉपर्टी को जानता है उसकी खिदमात लें, उसके साथ या फीस तय करें या 1% तय उसके कर लें। आप 1 करोड़ में से 1 लाख दे देंगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। और उसकी जिम्मेदारी ये लगाएं कि वो इसका ट्रेल निकाले, इसका पूरा रिकॉर्ड निकाले, इसका रिकॉर्ड के साथ चेक करके आपको कंफर्म करे, उसका रेवेन्यू चेक करे, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक करे, उसकी टैक्सेशन चेक करे, उसके लिटिगेशन चेक करे, और वो करके आपको बताए कि जी हाँ ये लिटिगेशन जो है ये साफ है कि नहीं, जमीन ये जो प्रॉपर्टी है ये साफ है कि नहीं, ये खरीदो फरोख्त करने के काबिल है कि नहीं है। ठीक है। अगर वो करते हैं तो फिर आप खरीदें। आप आंखें बंद करके खरीदते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो ओवरसीज हैं वो तो बेचारे आते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए 2-3-4 हफ्ते के लिए, वो सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी वाले उनको इतना लूटते हैं, अल्लाह खैर करे, वो भी खुशी से लूट रहे होते हैं कि जी आप आए हैं तो अब ये देखें ये प्लाट आपका होगा, अगली दफा आप आएंगे तो यहाँ 6 मंजिला प्लाजा बना हुआ होगा, आप इतने पैसे दे जाएं, आपके इतने, अगली दफा जब वो आता है तो सोसाइटी वहाँ नहीं होती। अगर सोसाइटी होती है तो उस पर 200 केस हुआ होता है, साथ नैब आई होती है, साथ FI आया होता है, साथ लोकल पुलिस गई होती है। क्या है जी कि ये तो फ्रॉडिये थे, वो जो जमीन आपको दिखाते रहे वो किसी और की थी। साहब उसका एक असरात ये भी आते हैं कि पाकिस्तान पर उनका एतबार जो है, या पाकिस्तान में जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर नहीं कर पाते, और वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को हिट आती है जब ओवरसीज इस तरह से सोचने लग जाता है। खुरम साहब आपके जानिब आऊंगा, चूंकि हमने बात की पॉलिसीज के हवाले से, कहाँ देखते हैं कि कौन सी
पॉलिसी ऐसी है जो जिसको बेहतर किया जाए तो हमारी अल्टीमेटली पाकिस्तान में पैसा आएगा और इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, क्योंकि रियल स्टेट ही है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आता है। देखिए, स्ट्रैटेजीज तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप एक पॉलिसी प्लान करें जिसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ की हो कि इन्वेस्टमेंट जो है किस सेक्टर, इसके अंदर भी किस एरिया में की जा रही है। मिसाल के तौर पे इसमें दो बड़े एरियाज होते हैं। एक तो मैंने कहा पहले कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल जो है ना वो एंगल होता है। दूसरा जो है रेजिडेंशियल होता है। मैंने घरों की आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने शॉर्ट हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो सकती है। 10 मिलियन घर हमें इस वक्त ज़रूरत है। हमारी जो एक्चुअली पॉपुलेशन जैसे ग्रो कर रही है, तो हमें छत जो है वो बड़ी इसकी ज़रूरत है। और देखें, ये बड़ा पॉलिटिकली भी एक पॉजिटिव जो है ना स्लोगन भी हो सकता है और इसकी एक डिलीवरी भी हो सकती है। पॉलिटिकली भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा जो है ना मौका हो सकता है कि वो अपनी नैरेटिव में इसको बिल्ड करें, अपने मंशूर में इसको बिल्ड करें कि घर कैसे प्रोवाइड करना है। दूसरी बात ये कि देखें, इसको हमने ये नहीं बनाना कि जी रियल एस्टेट ही है जहाँ से स्टार्ट करें। रियल एस्टेट एक कड़ी हो सकती है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स की, जो मिलके डेवलपमेंट करते हैं, मिलके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं। तो इसके अंदर फाइनेंसिंग की जो है ना वो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है, जिसके अंदर एक लो कॉस्ट फाइनेंसिंग जो है उसकी स्कीम लाई जाए, जिसके अंदर जो है लोगों को लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिडिल क्लास जो है, मिडिल टू लोअर क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो देखें एक बहुत ज़्यादा मशहूर है ना कि यहाँ पे जो इलीट क्लास है, जो बहुत ज़्यादा अमीर तबका है और उनके पास पैसा है तो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, या तो एक आम आदमी घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो अफोर्डेबिलिटी को सामने रखते हुए कि एक आम आदमी एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास किस तरह से घर को जो है वो डेवलप कर सकता है, कैसे लोन लेके उसे वापस भी कर सकता है, कैसे सब्सिडाइज गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोडक्टिवली सब्सिडाइज करे। दूसरी बात ये कि कैसे जो है घरों को बिल्ड किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो मुराद दे गवर्नमेंट या जो फाइनेंशियल सेक्टर है, मुराद है कंस्ट्रक्शन में, यानी कि इंडस्ट्री है जी कंस्ट्रक्शन। कितने लोग इससे मुंसलिक हैं? जैसे अभी बहुत सारे टैक्सेस इस तरह के लगाए गए हैं जिसके अंदर सिर्फ प्लॉट लेना और डेवलप करना, ये दोनों इनको इनकरेज किया जाए कि आप जो है डेवलपमेंट को इनकरेज करें, जिसके अंदर कंपनीज का भी फायदा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो। तो ये सब काम किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत बड़ा रूम है और ये पॉलिसी इंसेंटिव के थ्रू हो, पॉलिसी के थ्रू, फिर बहुत बड़े जोन्स डेवलप किए जा सकते हैं, रियल स्टेट को यूज किया जा सकता है। बिल्कुल खुर्रम साहब, अगर डेवलपमेंट को इनकरेज किया जाएगा उससे ये होगा कि जो लैंड बहुत से लोग जो खरीदारी करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज में प्लॉट्स लेते हैं फाइल्स की मद में। एक और चीज मैं कहूंगा, इसमें रीट्स के मॉडल्स भी हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स, और लोग पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होती है और पब्लिक के साथ जो है उनको इन्वॉल्व कर। फिर इसमें ना एक टेक्नोलॉजी वाइज एक बड़ी अच्छी जो है चीज़ें अब आ रही हैं। फ्रैक्शनल ऑनरशिप की बात हो रही है कि एक प्रोजेक्ट लगता है, प्रोजेक्ट के अंदर क्राउड फंडिंग होती है या क्राउड को इन्वॉल्व किया जाता है कि जी उस प्रोजेक्ट का आप एक हिस्सा ले लें, और हिस्सा डेवलप होता है और फिर आगे बिकता है। अगर कमर्शियल हिस्सा है, कमर्शियल जो है वो एंगल से उसकी सेल ऑफ होती है, तो उस फ्रैक्शन का भी आपको उसमें से रिटर्न मिले। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का एंगल और रिहाइश का और कमर्शियल का, ये तीनों एंगल जो है हम पॉलिसी इंसेंटिव के थ्रू जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सकती है। आई एम श्योर। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह आपने कहा कि डेवलपमेंट को अगर हम इंकरेज करें, तो जिस तरह ये फाइल्स की मद में प्रॉपर्टी सेल की जाती हैं या प्लॉट सेल किए जाते हैं, तो जब डेवलपमेंट होगी तो अल्टीमेटली जो हमारा वो एक जहाँ कमी आ रही है ना कि एतबार कम करते हैं ओवरसीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होती। तो जब डेवलपमेंट को इंकरेज किया जाएगा, डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी अल्टीमेटली सिक्योर होती जाएगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं जब प्रॉपर्टी बाइंग करनी है, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद अक्सर जब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जाती है तो हम परेशान होते हैं, मगर जब ख़रीदारी कर रहे होते हैं उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उस वक्त क्या ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी शिक ऐसी है, हमारा कानून क्या कहता है, आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब। पीरज़ादा साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे? एक तो हमने प्रोग्राम ब्रेक से पहले बात की कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से किस तरह हम महफूज रह सकते हैं अगर कब्ज़ा हो जाए, और इस सूरत में पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है एक शख्स और वो पाकिस्तान से बाहर है और उसने अंधा एतबार करके, जिस तरह हम बात करें, प्रॉपर्टी ख़रीद ली और उस पर कब्ज़ा हो जाए, उस सूरत में उसे क्या करना चाहिए?
सर उसूल में ला तो मौजूद है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का सेक्शन 3 में बड़ा वाजे है और उसमें ये स्पीडी रेमेडी है, समरी स्टाइल होता है इसमें। लेकिन असल बात जो आपने पहले कही है वो है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसने जो करना था वो नहीं कर रहा, वो उसके लिए जरूरी है। ठीक वो है। क्या करता है, मोस्टली प्रॉपर्टीज में कब्जा ही पहले का हुआ होता है। जब वो ओवरसीज खरीदता है, ओवरसीज ने फर्ज करें कि कल खरीदी है, तो उसने उसको जो घर दिखाया गया है वो घर वो नहीं होता जिसकी डॉक्यूमेंटेशन उसको कर देते हैं। वो कोई और घर होता है, किसी और जगह पे वो एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है। तो जब वो कब्जा लेने जाता है तो अगला बंदा कहता है कि हु द हेल यू आर, किधर आ गए हो। वो कहता है मैंने खरीदा, तो वो कहता है मैं तो 30 साल से इसमें रह रहा हूँ, तुझे किसने कह दिया। तो बाद में पता चलता है कि जो घर उसको दिखाया गया था उसका नंबर और था, उसका इलाका और था, उसका फर्द और था, उसका बहाल और था, उसका मौजा और था, और जो जिसको दे दिया गया है वो बिल्कुल और है। बाद में पता चलता है वो जो जगह इसको दे दी गई है वो भी जगह रुए जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली वो जगह जो है गलियों की थी, मस्जिद की थी, स्कूल की थी, पार्क की थी, जगह थी। तो वो एक्सेस जगह पटवारी के साथ मिलके इन्होंने वो बेच दी है, तो वो जगह एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करती। ठीक है। जैसे आप नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं ना, हाँ। तो खुदारा इसी तरह ही एहतियात आप पहले जब की है जी। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, हाँ जी, उससे पहले उसके प्रिकॉशंस लें। लॉ भी है कि कैविएट एम्प्टर, कि मुश्तरी होशियार बाश, कि मुश्तरी को पता हो मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, और मुश्तरी होशियार बाश रहे। उसके मुश्तरी ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पता नहीं चला मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, क्योंकि कानून कहता है कि मुश्तरी खुद अपनी आंखें खुली रखेगा। अगर मुश्तरी अपनी आंखें खुली नहीं रखता तो फिर हम कैसे उसको आंखें खुलवा सकते हैं जबरदस्ती। अगर वो खुद लूटने के लिए तैयार है तो आगे लूटने वाला भी रेडी है, तो फिर दोनों अल्लाह अल्लाह खैर से। बिल्कुल, बाइंग के वक्त भी अपने साथ लॉयर रखना चाहिए जो कानून की जुबान समझते हो। लेकिन पीरजादा साहब, अगर कोई कब्जा हो जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, तो उस सूरत में सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का इस्तगासा होता है, वो इस्तगासा करना चाहिए। अगर वो वकील उसको जिसकी एक्सपर्टीज है वो करेगा, तो पूरे यकीन से कहता हूँ कि 2-4-6 माह के अंदर अंदर, या मैक्सिमम 6 माह से 2-4 ऊपर कर ले, उसको कब्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर दूसरी बात ये कि पहले खरीदने वाले जो थे उन्होंने आंखें बंद की रखी, अब वकील भी उस तरह का अगर मिल जाएगा कि जो उसकी एक्सपर्टीज उधर नहीं है, तो वो फिर आगे रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। तो खुर्रम साहब, क्या समझती हैं, रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई शख्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है उसको महफूज किया जाए? और फिर हमारी इकोनॉमी, जिस तरह आपने बात की, ये तो एक कड़ी है रियल स्टेट, और भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और फिर रियल स्टेट के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है पूरी, कितने लोग मुंसलिक हैं। तो आया इनको सिक्योर करने के लिए पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, तो कोई दो राय नहीं है। मैं यही बात करता आया हूँ कि पॉलिसी जो है ऑल इनकम्पैसिंग होनी चाहिए, होलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर दोनों एंड्स का जो है इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए, चाहे वो डेवलपर हो, लैंड ऑनर हो, या फिर इन्वेस्टर हो, या फिर जो है जो पैसे लगा रहा है, दोनों तरफ जो है वो बैलेंस होना चाहिए। और डेफिनेटली इसमें फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस बहुत होती आई हैं, बहुत ज़्यादा होती आई हैं। इसमें मेरे ख्याल में रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है, जो कि जो है इसमें प्ले कर सकता है, जो कि उसने उस तरह से शायद नहीं किया। तभी आपके यहाँ देखें, आपने से बात की, फाइल्स बड़ी उसमें फ्लोट होती हैं, बहुत इरेगुलर जो है वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ग्रे इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, कैश बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह से कंटेन किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, और डेवलपमेंट को ज़्यादा जो है वो इंकरेज किया जाए, रादर देन ये कि आप प्लॉट की ट्रेड करें। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पॉलिसी इंसेंटिवाइज करके पॉलिसी को जो है इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट से कुछ कोशिश की भी, लेकिन उस तरह से इंटेंशन नहीं हुई। और देखिए, टैक्स का भी एंगल बहुत ज़्यादा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, तो टैक्स भी आपको बेहतर जो है वो इसमें वसूल होगा। इसमें एक और एंगल ये भी कि इसमें प्रोविंसेस और फेडरल ये भी जो है वो आधे आधे इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट टैक्स की पर्सपेक्टिव से और डिफरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। बट जहाँ तक बात ये है कि क्रेडिबल इसमें जो है लोग आए, जो क्रेडिबल से मुराद मेरी ये है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जो लैंड ऑनर्स हैं, वो भी क्रेडिबल आए। आप देखिए, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है इनफॉर्मल जो है ये इकोनॉमी का हिस्सा है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स जो है उस तरह से नहीं है। आप देखें, ज़मीन पे कब्जे बहुत ज़्यादा हैं, चाइना कटिंग बहुत ज़्यादा है, तो दिस इज अ लॉट दैट कैन बी डन। तो मेरे ख्याल में इसमें तो एक पूरा जो है इसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का पाकिस्तान में हो, जिसमें ना सिर्फ इन्वेस्टर का जो है वो इंटरेस्ट सेफगार्ड किया जाए, बल्कि
सबका किया जाए, ताकि एक अच्छी डेवलपमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी हो। और पाकिस्तान का लैंड मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, बहुत जी ज़्यादा। आप हाँ, जी देखें हाँ, चाहे बिल्कुल। शहरों का हो चाहे रूरल हो, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि $10 बिलियन सिर्फ कराची के लिए जो है आपको हर साल तकरीबन जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। इतना सही। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो है वो रूम है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, पूरी प्लानिंग हो। बहुत कुछ किया जा सकता है मेरे ख्याल में, अगर इसमें हुकूमतें जो है बैठें और सही तरीके से इसमें काम करें। बिल्कुल, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर पाकिस्तानी के लिए है, जो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, चूँकि हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता ज़रूर है रियल एस्टेट के साथ। सो आपके जो सवालात हैं इंशाल्लाह वो इसी तरह आगे पहुँचाते रहेंगे और आप तक उनके जवाबात पहुँचाएंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। मुल्क में क्या हालात हैं रियल एस्टेट के, आने वाले साल में क्या हालात होंगे। तो आजकल बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी ख़बरें हैं इलेक्शन के हवाले से, तो इस पर भी कुछ बात करते हैं कि इलेक्शन के क्या असरात होंगे रियल एस्टेट पे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब जो कि माहिर कानून हैं, और इसके साथ साथ खुरम शहजाद साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। पीरज़ादा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इलेक्शंस बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल और नए साल में इलेक्शंस की आमद है, तो किस तरह से देखते हैं इसके क्या असरात हैं? देखिए, इलेक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है, आपके मुल्क की तमाम प्रोग्रेसिव एक्टिविटी, स्टेबिलिटी, कोई भी चीज़ जो है जिसने सस्टेन करना है उसका डायरेक्ट तल्लक है इलेक्शन से। ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसीज ठीक होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जो पूरी दुनिया है वहाँ में आपका जो है ना क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी। अच्छा। और आने वाले वक्त में जो आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो इधर इट इज़ रियल स्टेट और इवन इट इज़ अदरवाइज वो बढ़ेगी। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। लोगों को पता होगा कि ये गवर्नमेंट है, इसने 5 साल चलना है, इसकी पॉलिसीज ये हैं, और इन पॉलिसी के तहत अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर दें तो उस पे इतना प्रॉफिट आएगा। किसी भी बिजनेस में, रियल एस्टेट एक जरूरी नहीं है, तो वो उस पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब किसी को इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो वो उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा? मिसाल के तौर पे एक बंदा जिसको जान का खतरा है वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल वो ठीक है। क्यों घर से बाहर निकलेगा कि मुझे मार ना दें? इसी तरह जब किसी शख्स को ये इनसिक्योरिटी होगी कि उसका पैसा सिक्योर नहीं है, वो पैसा लगाएगा ठीक तो है। कोई लुटेरा लूट के ले जाएगा, कोई जो है ना बदमाश ले जाएगा, तो वो पैसा नहीं निकालेगा। अगर वो निकालेगा तो बाहर के ममालिक में जाके ले जाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट करनी है। उनको सिक्योरिटी दे के कि आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपके पैसे की हिफाजत खुद करेंगे, आपसे धोखाधड़ी फ्रॉड नहीं होने देंगे। वो गवर्नमेंट ही कर सकती बिल्कुल है ठीक है, बिल्कुल जो ठीक। इलेक्शन के जरिए आई हो। वो स्टेबिलिटी की एक तसल्ली दे सकती है कि नहीं, जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ होगी, हम उसको इंश्योर करेंगे। जैसे आप पाकिस्तानी हैं, आप विजिट वीजे पे अमेरिका गए हैं, आप जाके वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ कोई भी वो नेशनलिटी लेके आ जाए, कोई नहीं प्रॉपर्टी खरीदता। क्यों? इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी, ये बिल्कुल ठीक है। चीजें आप ये समझें कि जो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि ये बेड रॉक है या ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपका तमाम सुपर स्ट्रक्चर जो है खड़ा होना है मुल्क का, बिल्कुल ठीक। जिसमें आपकी अखलाकियात, आपकी मोरालिटी, आपका जो है वो कहते हैं भूखे बंदे पे नमाज भी फर्ज नहीं है, लेकिन रिलीजन भी इससे अफेक्ट होता है अगर आपके मुल्क में इनसिक्योरिटी होती है जी हाँ जी। कि लोग रिलीजन की तरफ कम तवज्जो देते हैं, दूसरी तरफ ज्यादा देते हैं। तो जरूरत इस समर की है कि ये जो हमारे यहाँ सोशल ईवल्स आ चुकी हैं इनको खत्म किया जाए, ठीक है। और जो इलेक्शन के जरिए सिक्योरिटी आ सकती है उस सिक्योरिटी को लाया जाए ताकि हमारे हालात बेहतर हो सकें। यानी आप यही समझते हैं कि इलेक्शन से अच्छे बड़े और मस्बत असरात इंशाल्लाह आएंगे रियल स्टेट में भी। खुरम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ओवरऑल किस तरह से इसको कंपाइल करेंगे इलेक्शंस को और इसके क्या असरात होंगे हमारी इकोनॉमी पे, हमारी रियल स्टेट पे?
देखिए, पर्टिकुलरली इकोनॉमी तो आपको पता है, जब तक कोई एक एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर मैंडेटेड सेटअप या एक ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो कि मैं तो कहूँगा आइडियली 2/3 मेजॉरिटी हो, ताकि वो कोई लॉ भी चेंज कर सके एक बिल्कुल बेहतरी बिल्कुल। के लिए मुल्क की, और जो भी हमारे बहुत दकियानूसी लॉज हो चुके जो 18 सेंचुरी से चलते आ रहे हैं उनको चेंज करें। आपके पड़ोसियों ने जो है सब चीज़ें की हैं, रिफॉर्म्स किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। और हमारे इनिशियल 20-30 साल तो बहुत बेहतर गए, और हमारी एक बेस भी है उसमें, तो क्यों ना एक मैंडेटेड गवर्नमेंट प्रॉपर 5 साल के लिए आए, वो पूरा एक प्लान करके आए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जितनी, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी है, उन सबको ये चाहिए कि आज वो प्लान करें। बहुत पहले से ऐसे उन्हें प्लान करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इस वक्त इकोनॉमी के चैलेंजेस ज़्यादा हैं। कर्जों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप, टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें आप, सोशल इंडिकेटर्स देखें आप, बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो कंसर्निंग है, बच्चों से लेकर, माओ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ केयर से लेकर, ऑल अक्रॉस द बोर्ड। तो एक प्रॉपर प्लान के थ्रू एक गवर्नमेंट आए और इलेक्शन के साथ आए। इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ट्रांसपेरेंट हों, उसके अंदर सबको मौका मिले, और एक गवर्नमेंट आए जो कि ये इंश्योर करे कि एक आम आदमी का इंटरेस्ट जो है वो किस में है, चाहे वो रियल स्टेट में हो, चाहे वो अपने एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, इन्वेस्टमेंट में रियल स्टेट में हो, या स्टॉक्स में हो, या अपना सेविंग्स में हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस इंश्योर करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि एक सही गवर्नमेंट आए, ठीक है। लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, उसके बाद वो पॉलिसी बनाए जिससे ओवरऑल इंडिकेटर्स बेहतर हों और कंपेटिटिव एक ह्यूमन डेवलपमेंट आप कर सकें। उसके बाद ये सेक्टर वाइज सारी स्ट्रैटेजीज हो, जिसमें इन्वेस्टर को इनवाइट किया जाए, बताया जाए किस सेक्टर में कितनी हमारे जो है वो पोटेंशियल है। उसमें रियल एस्टेट कुड बी वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स, बट मैं ये कहूँगा ज़्यादातर ऐसा होता है कि रियल एस्टेट को इसलिए थोड़ा पीछे रखा जाता है कि ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो सामने रखा जाता है, एग्रीकल्चर को रखा जाता है, सर्विसेज को रखा जाता है। रियल एस्टेट उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट को हम ला सकते हैं, डेवलपमेंट को इनकरेज तो करना चाहिए। एक मरतबा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो रियल एस्टेट उसका बेनिफिशियरी होता है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से हाँ। डेफिनेटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको इतना प्रोडक्टिवली यूज अभी तक नहीं किया गया। आप देखें, इतने प्रोजेक्ट्स खोल के जो है छोड़ दिए जाते हैं, और आज जो है 10 ट्रिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट हैं, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में इस अमर की जरूरत है कि एक सही गवर्नमेंट टाइम पर आए, पूरे प्लान के साथ आए, और जो मैंडेटेड गवर्नमेंट होती है वही पॉलिसी को इंश्योर करती है कि जी पॉलिसी जो बनाई जाए उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। आप देखें IMF प्रोग्राम में हम, और IMF प्रोग्राम में होते हुए हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होगी, कंडीशंस होगी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ये आसान नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी और वो करेगी, लेकिन इलेक्शंस जो है वो पहले की हैं ताकि पॉलिसी जो है आए। पॉलिसी हमेशा कंसिस्टेंट होगी, इन्वेस्टर भी आएगा, और जो जिसके पास एसेट्स हैं वो भी आएंगे, और इस मुल्क में जो है वो दोनों बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन को हमने फरोग देना है। क्लोजिंग का टाइम है। खुर्रम साहब, क्या मैसेज देंगे, क्या समझते हैं जो फौरी तौर पे इलेक्शन के बाद बेहतरी लानी चाहिए? जी, सबसे पहले तो गवर्नेंस बेहतर हो ओवरऑल, ताकि गवर्नेंस में टैक्स की रिफॉर्म्स हों, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो, गवर्नमेंट अपना डेट कम करे। जब डेट कम करेगी और टैक्स सही जगह से लेगी तो उसके पास रूम बनेगा ये डेवलपमेंट के लिए, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई और सेक्टर्स हो। तो जब भी अपनी गवर्नेंस ठीक करेंगे, फिजिकल गवर्नेंस ठीक करेंगे, उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से आपकी जो है वो ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, बहुत सारा काम हो सकता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। पीरजादा साहब, क्लोजिंग टाइम है, क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वालों को, खास तौर पे बायर्स को? आप कानूनी राय क्या देंगे? जी, मैं बायर्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि खुदारा जिस बंदे के पास जा रहे हैं, जिस एल्डर के पास, जिस डीलर के पास जा रहे हैं, सारा कुछ उस पे ना छोड़ें। आप अपनी आंखों से हर चीज देखें, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको अपनी आंखों से देखें, हाथ से टच करें, देखें कि ये रियल है या वर्चुअल है। रियल है तो लें, अगर वर्चुअल है तो फिर कतन उस पे ना जाएं। अगर मार्केट से सस्ती मिल रही है तो हदीस मुबारक है कि उस पे ज्यादा कुरेदें, तो वो देखें क्यों सस्ती मिल रही है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एक डीलर ने 5-5-7 जगह बेची होती है। रातों रात अमीर बनने की कोशिश ना करें। जो लेजिटिमेट जायज ख्वाहिशात हैं उनके तहत चलें, और उसी जितने पैसे लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो मिल रहा है वो लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि कानून के मुताबिक जो लॉ ऑफ लैंड है उसको फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी होता है जब हमने प्रॉपर्टी बाइंग करनी है, सबसे पहले हमें कानून पता हो
कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के क्या कवानीन हैं, प्रॉपर्टी बेचने के क्या कवानीन हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये बाइंग टाइम है या सेलिंग टाइम है। हमने बहुत से दोस्त देखे जो सेलिंग टाइम में बाइंग करते हैं और बाइंग टाइम में सेलिंग करते हैं, तभी वो नुकसान उठाते हैं। और बड़ा ज़रूरी है, हम फ़रोग देंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करने के लिए रियल एस्टेट का बड़ा अहम किरदार है, लिहाजा हम ये पॉलिसीज़ पे भी बात करेंगे और हम ख़ास तौर पे पॉलिसीज़ में क्या बेहतरी आ सकती है इस पर भी बात करेंगे। और वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए वेरिफिकेशन कैसे करनी है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। और सबसे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक भी था कि जब बाइंग करनी है, जब ख़रीदारी करनी है, उस वक्त आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं उसमें कानूनी तौर पर आप सिक्योर रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मोहम्मद रिजवान सरवर को आपके जो भी सवालात होंगे वो आप हमारे पेजेस पर कीजिए। इंशाल्लाह आपके सवालात हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है इसके हवाले से जवाबात लेंगे। अल्लाह हाफिज़।